हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद क्षमा। बच्चों, आज हम आप लोगों को सेकेंड ईयर क्लास का नौका विहार चैप्टर को पढ़ाएंगे। नौका विहार चैप्टर जो है सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित है और इसमें इस पद्यांश में कवि ने नौका विहार का चित्रण किया है और उसमें गंगा को एक नायिका के रूप में दर्शाया है। ठीक है। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव होतल। कवि कहता है कि चारों ओर शांत तरल और उज्जवल चांदनी छिटकी हुई है, यानी कि फैली हुई है, और अपलक अनंत नीरव भूतल बिना पलक झपकाए हुए आकाश जो है धरती को देख रहा है। शैकत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है शांत क्लांत निश्चल। और ऐसे मनोहर एवं शांत वातावरण में छेड़ छाड़ वाली गंगा, बालू के छेड़ छाड़ वाली यानी कि धीरे बहती हुई जो है गंगा जो है ऐसी लग रही है कि वो थकी हुई ऐसी लग रही है कि लेटी हुई है। तापस वाला गंगा निर्मल शशिमुख में दीपित मृदु करतल लहरे उर पर कोमल कुंतल। और मानो कई छरहरे दुबले पतले शरीर वाली सुंदर युवती दूध जैसी, ऐसा लग रहा है कि मानो कोई दुबली पतली युवती जो है सुंदर युवती दूध जैसे सफ़ेद सैया पर गर्मी में व्याकुल होकर थकी और मुरझाई हुई शांत लेटी हुई है। गंगा के जल में चंद्रमा का बिंब। ठीक है। अब देखिए, लहरे उर पर कोमल कुंतल गोरे अंग पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी है मृदुल मृदुल लहर। आगे कवि कह रहा है कि गंगा के जल में चंद्रमा का बिंब परछाई, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जैसे गंगा रूपी कोई तपस्विनी अपने चंद्रमुख को अपने ही कोमल हाथों पर रखकर लेटी हुई है। और छोटी छोटी लहरें जो हैं ऐसी प्रतीत हो रही हैं कि लहराते हुए कोमल केस हों, और चारों तरफ फैले आकाश की चंचल परछाई गंगा के जल में पड़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो गंगा रूपी तपस्विनी बाला के गोरे गोरे अंगों को छूकर बार बार कांपता है। तारों जड़ा उसका नीला आंचल लहरा रहा हो, ऐसा लग रहा है कि उसका नीला आंचल जो है बार बार लहरा रहा है। ठीक है। मानो अब आगे कह रहे हैं, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी है मृदुल मृदुल लहर। और लहरें ऐसी लग रही हैं कि उसकी साड़ी की सिमटी हुई रेखाएं हैं या साड़ी पर सिलवटें पड़ गई हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया। इसमें बच्चों प्रश्न में देखिए, प्रस्तुत पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपने आसपास कैसे वातावरण का वर्णन किया है। कवि के अनुसार चारों ओर शांत तरल एवं उज्जवल चांदनी छिटकी हुई है। आकाश टकटकी बांधे पृथ्वी को देख रहा है। पृथ्वी अत्यधिक शांत और शब्द रहित है। ऐसे मनोहर एवं शांत वातावरण में छेड़ छाड़ वाली गंगा, ठीक है, बालू के बीच मंद मंद बह रही है। तो यहाँ पर बच्चों पद्यांश में कवि ने आसपास कैसे वातावरण का कैसा वो दिखाया है, तो यही तो दिखाया है। इसको आप अपने आंसर में लिख देंगे। गंगा बालू के बीच बहती हुई कैसी प्रतीत हो रही है, तो गंगा बालू के बीच बहती हुई ऐसी प्रतीत हो रही है कि मानो कोई दुबली पतली शरीर वाली सुंदर युवती दूध जैसी सफ़ेद सैया पर गर्मी में व्याकुल होकर थकी मुरझाई और शांत लेटी हुई है। आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन, नीलांबर का समाज विग्रह करते हुए भेद बताएं। तो नीलांबर, नीला है जो अंबर, वही तो नीलांबर होगा। ये कर्मधाराएं समाज है। अगला क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मैंने अभी आपको अर्थ बताया है, तो आप वो अर्थ लिखेंगे। पाठ का शीर्षक और कवि का नाम। पाठ का शीर्षक क्या है? नौका विहार। और कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत। अगला पद्यांश देखिए,
चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की स्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघुतरणी हंसनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर, निश्चल जल के सुचि दर्पण पर, प्रतिबिंब हो रंजत पुलिन निर्भर, दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काला कांकर का राजभवन, सोया जल में निश्चंत चमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। कवि पंत जी कहते हैं कि चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर, ठीक है सत्वर, हम जो है नाव लेकर आगे बढ़े, गंगा के तट, सिकता की इसमें सीपी पर, मोती की ज्योत्सना रही विचर। अब जो है क्या आगे कह रहे हैं कि गंगा के तट पर सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि गंगा का तट ऐसा रम्य लग रहा था मानो उस खुली पड़ी रेतीली सीपी पर चंद्रमा मोती की चमक यानी चांदनी भ्रमण कर रही है। लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर। अब आगे कह रहे हैं और उन्होंने अपने लंगर उठा लिया। कहने का अभिप्राय यह है कि एक साथ अनेक नावें नौका विहार के लिए गंगा के तट से खुल गई हैं। लघु तरणी हंसनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर। और आगे कह रहे हैं कि पाल रूपी पंख, जो नाव में पाल बंधी होती हैं, तो वो पाल रूपी पंख जो है खोलकर सुंदर हंसनी सी प्रतीत हो रही है। निश्चल जल के सुचि दर्पण पर, प्रतिबिंब हो रंजत पुलिन निर्भर। अब आगे गंगा का जल शांत एवं निश्चल है, जो दर्पण के समान शोभायमान होता है। उस जल रूपी स्वच्छ दर्पण में चांदनी में नहाया रेतीला तट प्रतिबिंबित होकर दुगने परिणाम में प्रकट हो रहा है। बच्चों, जैसे गंगा का जल है, साफ सुथरा है और नीचे बालू है, तो वो दर्पण के समान बताया है। और नाव उसमें बताया है रेतीला तट जो है, नीचे जो भी जितना रेत है उसको वो जो है बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काला काकर का राजभवन, सोया जल में निश्चल प्रभन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। आगे कह रहे हैं कि गंगा का जल शांत एवं निश्चल है, जो दर्पण के समान शोभायमान है। उस जल रूपी स्वच्छ दर्पण में चांदनी में नहाया रेतीला तट जो है वो साफ दिखाई पड़ रहा है। गंगा तट पर शोभित काला कांकर, ठीक है, गंगा जल पर शोभित काला कांकर के राजभवन का प्रतिबिंब गंगा जल में छलक रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो राजभवन गंगा रूपी शैया पर निश्चिंत होकर सो रहा है और उसकी झुकी पलकों एवं शांत मन में वैभव रूपी स्वप्न जो है तैर रहे हैं। इसमें भी बच्चों वही है, शीर्षक और रचयिता बताइए, कवि बताइए। नौका विहार हेतु समय, किस समय प्रस्थान करते हैं? कवि नौका विहार हेतु चांदनी रात के प्रथम पहर, ऊपर जैसे देखिए साफ साफ दिया है प्रथम पहर, ठीक है। फिर रात्रि में गंगा की नदी की रेती की शोभा कैसी लग रही है? तो रात्रि में गंगा की रेती की शोभा अत्यंत मनोहर लग रही है। गंगा का तट ऐसा रम्य लग रहा है, यानी कि सुशोभित लग रहा है, मानो खुली पड़ी रेतीली सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक यानी चांदनी भ्रमण कर रही हो। लघु तरंगी हंसनी सी सुंदर में कौन सा अलंकार है? लघु तरंगणी हंसनी सी सुंदर पंक्ति में उपमा अलंकार है, ठीक है। इसमें हंसनी सी दिया हुआ है, सी उपमा का अलंकार होता है, यानी कि दूसरे से हमें तुलना की है। यहाँ उप में तरंगी का उपमान हंसनी के समान बताया है। इसमें सी वाचक शब्द है। देखिए बच्चों, ये सी है, सी से जहाँ कहीं पर भी सी आए वहाँ पर आप उसे उपमा अलंकार ही देंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अभी हमने बता दिया था, वही है। पाठ का शीर्षक तथा कवि का नाम बताइए, वो भी बताया है, नौका विहार सुमित्रानंदन पंत। अब अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए, ये पाठ का शीर्षक और कवि का नाम ये तो मैंने बता दिया है। अब जो है अगला पद्यांश है। जब पहुंची चपल बीच धार,
जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कागार। दो बाहों से दुरस्त तीर, धारा का कृश कोमल शरीर, आलिंगन करने का अधिको आधीर। अति दूर क्षितिज पर विटप मान, लगती भ्रू रेखा सी अराल। अपलक नभ नील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशुषा समीप। सोया धरा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। वह कौन विहग क्या विकल कोक, उड़ता हर ने निज विरह शोक। छाया को कोकी का विलोक। अब यहाँ पे कवि जो है गंगा को अपूर्व छटा का और दोनों तटों के, ठीक है, नदी के दोनों तटों के प्राकृतिक दृश्य का मनोरम चित्र यहाँ पर प्रस्तुत किया है। कवि की नाव जब गंगा के मध्य पहुँचती है तो वहाँ से चंद्रमा की चांदनी में चमकते हुए रेतीले तट स्पष्ट नहीं दिखाई देते। कवि को दूर से दिखते दोनों किनारे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वे व्याकुल होकर गंगा की धारा रूपी नायिका के पतले कोमल शरीर का आलिंगन करना चाहते हो। उसके लिए उन्होंने अपनी दोनों बाहें फैला रखी हैं। दूर क्षितिज पर कतारबद्ध वृक्षों को देखकर ऐसा लग रहा है, जो नदी के किनारे जो हैं वृक्ष लगे हैं। अति दूर क्षितिज विटप मान, लगती भ्रू रेखा सी अराल। और ऐसा जो है वहाँ पे वृक्षों को लेकर ऐसा लग रहा है कि मानो वे नीले आकाश के विशाल नेत्रों की तिरछी भौवें हों। ठीक है। माँ के उर पर शिशु सा समीप, सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह का कर प्रतीप। कवि आगे कहते हैं कि वहाँ पास ही एक द्वीप है जो लहरों के प्रवाह को विपरीत दिशा में मोड़ रहा है। गंगा की धारा के मध्य स्थित उस द्वीप को देखकर कवि को ऐसा आभास हो रहा है जैसे कोई बालक अपनी माता की छाती से लगकर सो रहा है। ठीक है। वह कौन विहग क्या विकल कोक, उड़ता हर ने निज विरह शोक। छाया कोकी का विलोक। आगे वही गंगा के नदी के ऊपर एक पक्षी को उड़ते देखकर कवि सोचने लगता है कि कहीं यह चकवा तो नहीं है जो ब्रह्मवंश जल में अपनी ही छाया को देखकर चकवी समझकर उसे पाने की चाह लिए विरह वेदना को मिटाने हेतु व्याकुल हो आकाश में उड़ता जा रहा है। ठीक है। ये रेखांकित अंश की व्याख्या है, देख लो फिर से एक बार। वह कौन विहग, यह कौन पक्षी है, क्या विकल कोक, क्या ये कौन सा पक्षी है, कोकिल, चकवा। ठीक है। क्या यह चकवा है, उड़ते हरते निज विरह शोक, जो अपनी परछाई, छाया को कोकी का विलोक, छाया अपनी ही परछाई को गंगा में देखकर चकवी समझकर अपना विरह, ठीक है, अपना विरह को दूर करने के लिए उड़ रहा है, उसके नज़दीक जाने की कोशिश कर रहा है। उपयुक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित नौका विहार कविता से उद्धृत है तथा इसके कवि प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किस प्रकार किया है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने नौका विहार करते हुए दोनों तटों के प्राकृतिक दृश्यों एवं द्वीप और समुद्र का अपनी सूक्ष्म कल्पनाओं द्वारा वर्णन किया है। साथ ही साथ गंगा नदी के सौंदर्य को अति रंजित करने का प्रयास किया है। दो बाहों से दुरस्त तीर, धारा का कृश कोमल शरीर। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो कवि को दूर से दिखते हुए दोनों किनारे ऐसे प्रतीत हो रहे, दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृश कोमल शरीर। पंक्ति का भाव क्या है, कवि को दूर से दिखते हुए दोनों किनारे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वे व्याकुल होकर गंगा की धारा रूपी नायिका के पतले कोमल शरीर का आलिंगन करना चाहते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कोकिल वाला है, अभी हमने आपको दोबारा भी समझाया था इसको। कवि को वृक्षों को देखकर कैसा प्रतीत होता है, तो कवि को दूर क्षितिज पर कतार
वृद्ध वृक्षों को देखकर, यानी कि कवि को दूर जो क्षितिज पर जो है जो लाइन से पौधे थे उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वे नीले आकाश के विशाल नेत्रों की तिरछी भौवें हैं, ठीक है, और धरती को एकटक निहार रही हैं। ज्यों ज्यों लगती नाव पार करके आलोके शत विचार, इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला का विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विकास। हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रणाम, करता मुझको अमृत दान। देखिए इस पद्यांश में कवि कहता है कि जैसे जैसे हमारी नौका दूसरे किनारे की ओर बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारे हृदय में जलधारा के समान सैकड़ों विचार उठते हैं। तो जिस प्रकार ज्यों ज्यों लगती नाव पर, जैसे जैसे हमारी नाव जो है किनारे पर आ रही है, करके आलोकित शत विचार, और हमारे विचार जो हैं क्या हो रहे हैं, जलधारा के समान सैकड़ों विचार उठ रहे हैं। इस धारा सा जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। इस प्रकार धारा निरंतर बहती जा रही है, आगे बह चुके जल का स्थान पीछे का जल से लेता है, उसी प्रकार जीवन का प्रभाव भी निरंतर है। जलधारा के समान ही जीवन का विस्तार शाश्वत है। जीवन का क्रम धारा की तरह कभी न टूटने वाला क्रम है। जिस प्रकार धारा कभी नहीं टूटती है, उसी प्रकार हमारे जीवन का क्रम भी कभी नहीं टूटता है। आगे कह रहे हैं पंत जी कि शाश्वत नभ का नीला का विकास, शाश्वत शशि का या रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विकास, कि आकाश का यह विस्तार जो है वो शाश्वत है। चंद्रमा की चांदनी जैसी हंसी, अर्थात चांदनी भी चिरस्थायी है। लहरों का ऐश्वर्य भी निरंतर बना रहता है। कवि कहता है कि संसार का जीवन रूपी नौका को चलाने वाला ईश्वर जीवन की गति में जन्म एवं मृत्यु का शाश्वत कर्म बनाए रखते हैं, कि जन्म के बाद बच्चों मरना जो है एक निश्चित होता है। उसी प्रकार जो है उसी प्रकार ये जग का धारा जो गंगा का उन्होंने बताया है नौका विहार है, वैसा ही ये जग जीवन का भी है। और शाश्वत जीवन नौका विहार, और जीवन का सत्य भी नौका विहार के तरह है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रणाम, करता मुझको अमृत दान। अब आगे कह रहे हैं कि जीवन की शाश्वतता का जलधारा रूपी यह शाश्वत प्रमाण जो है मुझे अमृत प्रदान करता है। इसमें बच्चों शीर्षक का नाम और पद्यांश आपको बताना है। तो नौका विहार, सुमित्रा नंदन पंत। जग का क्रम कैसा है? जग का क्रम जल धारा के समान है। जिस प्रकार धारा निरंतर बहती चली आ रही है, आगे बढ़ चुके जल का स्थान पीछे के जल ने ले लिया है, उसी प्रकार जीवन का बहाव निरंतर है। नभ का नीला विकास कैसा है? नभ का नीला विकास जो है शाश्वत है। उद्गम तथा कर्णधार शब्दों का अर्थ लिखिए। उद्गम का अर्थ होता है उत्पत्ति तथा कर्णधार का अर्थ नाविक होता है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कर्णधार तथा शाश्वत शब्द के अर्थ लिखिए। कर्णधार नाव को पार लगाने वाला, शाश्वत सदा बना रहने वाला। ठीक है। अब बच्चों ये आपका नौका विहार यहाँ पे समाप्त हो गया। अब है नेक्स्ट परिवर्तन। तो परिवर्तन को मैं कल अगले वीडियो में पढ़ाऊँगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।